हेलो, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2018 के पेपर का पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज हम उसी पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और आई होप आपने वो जो पहले वाला वीडियो था वो देखा होगा और उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। अब जो ये वीडियो है पार्ट 2, इसको भी आप अच्छे से ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे और बीच बीच में जो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उनका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, सो चलिए हम शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन रैबिट। रैबिट में इनमें से कौन सा एब्सेंट नहीं होता है। नोट एब्सेंट का मतलब प्रेजेंट, कि कौन सा प्रेजेंट होता है ये पूछना चाह रहा है। तो प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो राइट सिस्टमिक आर्क जो है ये हमारे रैबिट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरी अगर बात करेंगे हम रीनल पोर्टल सिस्टम की, तो रीनल पोर्टल सिस्टम भी रैबिट के अंदर नहीं होता है, बल्कि अगर हम मेमल्स में, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो हमारा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है सिर्फ वही पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता है। कैनाइन टीथ की अगर बात करें तो कैनाइन टीथ भी नहीं होगा रैबिट के अंदर। क्यों? क्योंकि कैनाइन टीथ एक कार्निवोरस एनिमल का फीचर है और जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क जो होता है ये जो हमारा रैबिट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क जो है वो एब्सेंट नहीं होता है बल्कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर नॉट एसोसिएटेड विद रैबिट्स आई। रैबिट की आई के साथ में कौन सा एसोसिएटेड नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि जो माइबोमियन ग्लैंड होती है वो रैबिट की आई में पाई जाती है। लक्राइमल ग्लैंड जो है वो भी आंख में पाई जाती है। हार्डेरियन ग्लैंड जो है ये भी आंख में पाई जाती है। लेकिन जो काउपर्स ग्लैंड होती है ये आंख में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये इसके रैबिट के पेनिस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका पार्ट होती है। तो आंसर हो जाएगा काउपर्स ग्लैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कि द करेक्ट सीक्वेंस इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज। डेवलपमेंट की प्रोसेस में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट होगा तो उसमें सबसे पहले तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर आंसर्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्लीवेज दे रखा है और इसमें क्लीवेज दे रखा है, तो तीसरा ये सेकंड और फोर्थ जो है ये तो ऐसे ही हट गया। बच गए फर्टिलाइजेशन वाले फर्स्ट और थर्ड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन, उसके बाद में जाइगोट में होगा क्लीवेज और क्लीवेज से बनेगा फिर मोरूला, फिर ब्लास्टूला एंड देन गेस्टूला। तो आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट वाले में जाइगोट के बाद में सीधा ही ब्लास्टूला बता रहा था और फिर मोरूला फिर क्लीवेज, ऐसा नहीं होता, बल्कि पहले क्लीवेज होता है, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, उसकी वजह से मोरूला बनता है और फिर ब्लास्टूला एंड देन गेस्टूला। और गेस्टूला के बाद में फिर इसमें होता है न्यूरुलेशन, फर्स्ट ऑर्गेनोजेनिक इवेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला एंड गेस्टूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टैडपोल इज। फ्रॉग टैडपोल की फंक्शनल किडनी कौन सी होती है। तो फ्रॉग टैडपोल की फंक्शनल किडनी होती है प्रोनेफ्रोज। आंसर हो जाएगा प्रोनेफ्रोज। तो जो आर्कीनेफ्रोज है, आर्कीनेफ्रोज पाई जाती है हमारे मिक्जीन के लार्वा में। जो मिक्जीन होती है, मिक्जीन के लार्वा में पाई जाती है हमारी आर्कीनेफ्रोज। प्रोनेफ्रोज जो होती है ये पाई जाती है एनेमनियोट्स जो होते हैं हमारे, एनेमनियोट्स, इनके लार्वा के अंदर या फिर इनके एम्ब्रियो के अंदर। एनेमनियोट्स का एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर पाई जाती है प्रोनेफ्रोज। मीजोनेफ्रोज की अगर बात करें तो ये अडल्ट एनेमनियोट्स के अंदर पाई जाती है, अडल्ट एनेमनियोट्स। ठीक है, और जो मेटानेफ्रोज होती है ये पाई जाती है एमनियोट्स के अंदर, ये होती है एमनियोट्स। एमनियोट्स में कौन कौन आते हैं, जो हमारे रेप्टाइल्स हो गई, बर्ड्स हो गई और जो मेमल्स हो गए। ठीक है, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स के अंदर तो पाई जाती है मेटानेफ्रोज किडनी। और जो एडल्ट एनेमनियोट्स होते हैं, एनेमनियोट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे फिश हो गया और एम्फीबिया हो गया, फिश और एम्फीबिया, इनमें पाई जाती है क्या, मीजोनेफ्रोज। तो आंसर इसका हो जाएगा प्रोनेफ्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच डेवलप्स बिटवीन सीरोसा एंड एमनियोन ऑन थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन इन चिक एम्ब्रियो इज कॉल्ड। कि चिक एम्ब्रियो के इंक्यूबेशन के थर्ड डे पे, तीसरे दिन पर सीरोसा और एमनियोन के बीच में जो बाह्य भ्रूणीय झिल्ली या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा हमारा एलेंटोइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो दो ग्रुप दे रखे हैं इनको आपस में मैच करवाना है। तो इसमें एक तो दे रखा है डेस्टिड्यूएट प्लेसेंटा और दूसरा दे रखा है इंडेस्टिड्यूएट प्लेसेंटा। डेस्टिड्यूएट और इंडेस्टिड्यूएट में क्या अंतर है। डेस्टिड्यूएट प्लेसेंटा जो होते हैं उनके कोरियोनिक विलाई और उनका जो एंडोमेट्रियम है उनमें क्लोज कॉन्टैक्ट होता है।
ठीक है। और इसकी वजह से जब इनमें पार्चुरेशन होता है इन एनिमल्स के अंदर या डिलीवरी जब होती है तो उस टाइम पर इसमें ब्लीडिंग होती है। और जो इनडेसिडुएट है, जो नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट जो है कोरोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम का वो बहुत ही लूज कॉन्टैक्ट होता है और इस वजह से इनमें जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेसिडुएट और इनडेसिडुएट के बारे में। दूसरी बात करते हैं हम डिस्कोइडल जो प्लेसेंटा है। डिस्कोइडल प्लेसेंटा पाया जाता है रैट, बैट और रैबिट के अंदर, जो चमगादड़ जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो चमगादड़ किससे बिलोंग करते हैं? ये होते हैं कैरोप्टेरा से। ठीक है, तो डेसिडुएट जो आ जाएगा ये तो हो जाएगा कौन सा? हमारा कैरोप्टेरा। उसके बाद में जोनरी प्लेसेंटा जो है ये पाया जाता है कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर, डॉग हो गया, कैट हो गया, इनके अंदर पाया जाता है। तो जोनरी हो जाएगा हमारा कार्निवोरस के अंदर। इसके बाद में कोटाइलेडोनरी जो है, कोटाइलेडोनरी पाया जाता है शीप, काऊ और डियर के अंदर। शीप, काऊ और डियर के अंदर पाया जाता है, तो कोटाइलेडोनरी हो जाएगा डियर के अंदर। इसके बाद में डिफ्यूज प्लेसेंटा जो होता है ये पाया जाता है हॉर्स और पिग के अंदर, तो ये पिग आ जाएगा डिफ्यूज के अंदर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूटियल फेज ऑफ प्राइमेट सेक्सुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, जो ल्यूटियल फेज होती है जिसको सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ये ल्यूटियल फेज किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो ये हम जानते हैं कि एलएच के द्वारा कंट्रोल होती है। जब एलएच जब बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है तो उस टाइम पर ल्यूटियल फेज जो है ये स्टार्ट होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंडिंग ऑफ ए प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन इट्स अपर साइड इज कॉल्ड। जब इसकी अपर साइड में ज्यादा ग्रोथ हो जाए तो जो बेंडिंग हो जाएगी उसको क्या कहते हैं? जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट की लीफ है इस तरीके से, ठीक है, अगर इसमें ऊपर की तरफ ज्यादा ग्रोथ हो जाए, ठीक है, और नीचे की तरफ ग्रोथ कम होगी तो क्या होगा? जो लीफ जो होगी वो इस तरीके से यूं मुड़ जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये जो नीचे की तरफ मुड़ना होता है ये किसी भी ऑर्गन के अंदर हो सकता है प्लांट की, तो इसको कहते हैं हम एपिनेस्टी, एपिनेस्टी। और दूसरी तरफ जो हाइपोनेस्टी होती है जब ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती, अगर ये इसमें ग्रोथ नीचे की तरफ ज्यादा होती और ऊपर की तरफ कम होती तो ये ऊपर की तरफ मुड़ती, तो हम इसको इस तरीके से दिखाते। ठीक है, तो ये जो होती ग्रोथ इसको बोलते हैं हम हाइपोनेस्टी। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कह रहा है कि अपर साइड में ज्यादा ग्रोथ, तो अपर साइड में ज्यादा ग्रोथ होगी तो हो जाएगा हमारा एपिनेस्टी। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका एपिनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन का इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन की वजह से क्या नहीं होता? तो जो कोलिप्टाइल कर्वेचर होता है ये तो ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। इसका एक आपने अगर पढ़ा होगा तो एक होता है एवेना कोलिप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, एवेना कोलिप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ये ऑक्सीजन के इफेक्ट को शो करने के लिए ही हम परफॉर्म करते हैं ये टेस्ट। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीजन का ही इफेक्ट है। उसके बाद में कैम्बियम ग्रोथ की बात करते हैं और दूसरा इसमें याद रखा है इनहिबिशन ऑफ कैम्बियम ग्रोथ। जो कैम्बियम की ग्रोथ है उसको या तो बढ़ाता है या फिर कम करता है। तो आंसर तो इनमें से ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक टाइम पे तो बढ़ा दे और एक टाइम पे घटा दे, कम कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आंसर तो इनमें से ही आएगा। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी का इंडक्शन भी ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। तो ये दो तो किए जाते हैं। कैम्बियम की जो ग्रोथ होती है वो भी एक ऑक्सीजन का इफेक्ट होता है। कैम्बियम अगर ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होगा तो कैम्बियम की जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा होगी। तो आंसर जो है वो हो जाएगा कि नॉट एन इफेक्ट, तो वो हो जाएगा इनहिबिशन ऑफ कैम्बियम ग्रोथ, कि कैम्बियम ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करता है बल्कि ये बढ़ाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन अ प्लांट इज कॉल्ड करेक्टली, कि जब अपवर्ड मूवमेंट होता है पानी का या फिर और किसी भी चीज का तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं असेंट ऑफ सैप। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो कैसा होता है? तो देखो हम जानते हैं कि जो पानी होता है अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है हमेशा 0। ठीक है, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है हमेशा 0। लेकिन जैसे ही प्योर वाटर के अंदर हमने कुछ सोल्यूट डाल दिया तो अब जो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा इसका नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द जीरोफाइटिक सक्यूलेंट प्लांट्स इन विच CO2 इज टेकन अप ड्यूरिंग नाइट एंड स्टोर्ड एज मैलिक एसिड
इज यूज ड्यूरिंग डे टाइम आर कोल्ड, कि जो जीरोफाइटिक सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, जो मरुद्भिद गूदेदार पादप होते हैं, इनमें क्या होता है, रात के टाइम पर CO2 को ग्रहण किया जाता है और उसको मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है और फिर उसको दिन में यूज किया जाता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, तो ये एक प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस इन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है और उसी प्रोसेस के नाम पर ही इन प्लांट्स का नाम कैम प्लांट्स पड़ा है। और कैम की फुल फॉर्म होती है क्या, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये जो कैम प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर ऐसी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कैम प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्लाइयोक्सेलेट साइकिल इन प्लांट्स इज कन्वर्जन ऑफ, ग्लाइयोक्सेलेट साइकिल जो होता है प्लांट्स के अंदर, ये कहाँ काम में आता है या फिर किस चीज का कन्वर्जन करता है। तो ये हम जानते हैं कि जो फैट होता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में जब चेंज करना होता है तो उस टाइम पर ग्लाइयोक्सेलेट साइकिल जो है ये काम करता है। तो आंसर हो जाएगा फैट टू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन्स आर नेम्ड आफ्टर, कि जिब्रेलिन्स का नाम जो है वो किसके आधार पर रखा गया है। तो हम जानते हैं कि ये एक जिब्रेला एक फंगस था। जिब्रेला एक क्या था, फंगस था। जिब्रेला फ्यूजिक्रोई जिसको बोलते हैं हम, जिब्रेला फ्यूजी कुरोई, इस फंगस के नाम के आधार पर इसका नाम जिब्रेलिन्स रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा जिब्रेला ए फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, कि एक क्लास जो है उसकी लोअर और अपर लिमिट जो है उनका एवरेज क्या कहलाएगा। जैसे मान लो कि क्लास दे रखी है हमको 10 से 20, तो इसके ऑप्शंस की अगर बात करें हम, क्लास बाउंड्री, तो क्लास बाउंड्री तो 10 और 20 होगी। अब ये कह रहा है कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनको दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे हम, तो 20 और 10 30/2, तो ये हो जाएगी 15। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो 15 है, इस 15 को क्या बोलेंगे हम, तो 15 तो इसकी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आंसर तो हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट है। अगर बाकियों की बात करें हम, तो क्लास बाउंड्री तो होगी 10 और 20, क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी कुछ, मान लो कुछ 5 10 जो भी दे रखी होगी क्वेश्चन में वो होगी। क्लास इंटरवल की अगर बात करें तो इन दोनों का माइनस जब करेंगे हम तो 10 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। तो आंसर हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए सर्कल इन विच सेक्टर्स रिप्रेजेंट वेरियस क्वांटिटीज इज कॉल्ड, कि एक सर्कल जो होता है उसके अंदर अगर हम इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस बना दें, इसमें 10%, 30%, 40% और 20%, इस तरीके से अगर लिख दें हम, तो इस तरीके का जो डायग्राम बनता है इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम पाई डायग्राम। ठीक है, लाइन ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से जो लाइन बना करके बनाया जाता है उसको लाइन डायग्राम कहते हैं। बार डायग्राम और स्ट्रो डायग्राम किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से ये बनाते हैं हम कॉलम टाइप में, इनको कहते हैं हम हिस्टोग्राम और बार डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स गिवन बिलो, 10 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमको ज्ञात करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n, ये होता है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका x बार निकालना पड़ेगा और x बार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इन सबको जोड़ देंगे एक बार, तो इन सबको जोड़ करके मतलब कि समेशन x और डिवाइडेड बाई n और इसमें 10 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये जो भी आएगा उसको यहाँ पर जोड़ करके लिखेंगे, इसके अंदर 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा x बार। फिर एक में से 160 में से उस वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर 160 में से माइनस करेंगे, फिर 161 में से करेंगे, फिर 162 में से, 63 में से, इस तरीके से सबकी जो वैल्यू आ जाएगी वो किसी की माइनस में आएगी और किसी की प्लस में आएगी और किसी की हो सकता है जीरो भी आ जाए। फिर उसका करेंगे हम स्क्वायर और स्क्वायर करने के बाद में जो सबका स्क्वायर आ जाएगा उसको यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको जोड़ करके फिर उसके अंदर हम n का भाग दे देंगे, वापस से 10 का भाग दे देंगे और उसका कर देंगे हम अंडर रूट, उसका रूट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा सिग्मा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 350 व्यक्तियों की हाइट दे रखी है, तो कह रहा है कि इसकी माध्य लंबाई का परिकलन कीजिए। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ये जो हाइट इन सेंटीमीटर्स जो है ये तो x की वैल्यू हो जाएगी और ये नंबर ऑफ पर्सन जो है ये हो जाएगी हमारे f की वैल्यू। तो हमको जब मीन हाइट जब निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x और f को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से तीसरा जो कॉलम बनेगा इसके अंदर वो हो जाएगा x इंटू एफ, तो ये 159 एक तो 159 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन सब का मल्टीप्लाई करके और जो फाइनल आ जाएगा, फाइनल जो आ जाएगा इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे सिग्मा एक्स एफ, और सिग्मा एक्स एफ की जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर हम 350 का भाग दे देंगे, इसके अंदर हम 350 का भाग दे देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कितना आंसर इसका आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को। इस तरीके से हम एक क्यूवेट लेते हैं जिसमें कि कोई सॉल्यूशन भर देते हैं हम, ठीक है। इसमें से इधर से हम लाइट को पास करवाते हैं, तो कुछ लाइट जो है वो तो इसमें से बाहर चली जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ इसके अंदर ही रह जाती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आई होता है और यहाँ पर आई नोट होता है, आई जीरो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बियर लैम्बर्ट लॉ है जिसके अकॉर्डिंग इसकी जो पूरी इंटेंसिटी वगैरह ये एब्जॉर्बेंस जो है ये सब निकाली जाती है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन L इंटू सी। एल तो है इसकी लेंथ कितनी है और सी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और ए का मतलब होता है एब्जॉर्बेंस, और एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन का मतलब होता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सब निकाला जाता है इसको हम कहते हैं फोटोमेट्री। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोटोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a technique used to separate components in a mixture depending upon their affinity to a stationary phase is called। ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक इस तरीके से मिक्सचर है जिसके अंदर की अलग अलग कंपोनेंट है। मान लो एक कंपोनेंट तो इसका ये है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो है इसका ये वाला, ठीक है। हमने क्या किया, हमने किया कि एक स्टेशनरी फेज ली हमने, ये स्टेशनरी फेज है, इसके ऊपर इसको रन करवाया, इसको यहाँ पर रन करवाया। तो क्या होगा, मान लो कि इसकी एफिनिटी, ये जो कंपोनेंट्स है, मान लो जो ग्रीन वाला जो कंपोनेंट है इसकी एफिनिटी इस स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा है। अगर इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी तो ये यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। और जो इसकी हमारा ब्लू वाला जो है इसकी एफिनिटी है इससे इसके साथ में कम, तो ये चला जाएगा आगे, तो ये यहाँ पर जाकर के रुक रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो जो स्टेशनरी फेज की एफिनिटी के बेसिस पर जब हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम होता है उसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो इसमें एक चैम्बर कंटेनिंग ए सपोर्ट मीडियम, तो ये तो सही बात है, ऐसा तो होता है, इसके अंदर सपोर्ट मीडियम इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा कहता है कि एनोड और कैथोड होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है कि एनोड और कैथोड इसमें लाइट को हम पास करवाने के लिए इसमें होता है। एक पावर सप्लाई भी चाहिए होती है, लेकिन लाइट सोर्स जो है, लाइट सोर्स की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। लाइट का मतलब बिजली नहीं है, यहाँ पर लाइट का मतलब होता है प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेक्निक यूज्ड टू एग्जामिन लिविंग सेल्स इन देयर नेचुरल स्टेट विदाउट प्रीवियसली बीइंग किल्ड, फिक्स्ड एंड स्टेन्ड। तो ऐसा टेक्निक जिसमें कि सेल्स को हम एग्जामिन करें, उनको बिना मारे हुए उनके नेचुरल स्टेट में और उनको बिना स्टेन किए हुए, बिना फिक्स किए हुए, तो ऐसी कौन सी माइक्रोस्कोपी है। तो ऐसी एक ही माइक्रोस्कोपी है जिसका नाम है हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर हम बिना मारे सेल्स को डायरेक्टली ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप एस सैम और जो टैम होता है इनमें भी हमको स्टेन करना पड़ता है, और जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है इसमें भी हमको स्टेन करना होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन बाइसन और गोर इज ऑल्सो फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। कौन से प्लेसेज में इंडियन बाइसन या गोर, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये किस में पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो इंडियन बाइसन या गोर जो होता है ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है। अब इनमें से अगर बात करें हम ऑप्शंस की, तो पोलैंड जो है ये तो यूरोप का पार्ट है, फ्लोरिडा जो है यूएस का पार्ट है, ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, बच गया म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट माउंटेन गोरिल्ला। माउंटेन गोरिल्ला को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा नेशनल पार्क क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विरुंगा नेशनल पार्क, कोंगो। कोंगो देश जो है वहां पर ये पाया जाता है, वहां पर ये उपस्थित है पार्क, कोंगो नेशनल पार्क। तो इसके अंदर ये जो माउंटेन गोरिल्ला है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेजर्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। कौन से प्लेसेज के अंदर ये है। तो ये हमारे राजस्थान का ही पार्ट है जो कि जैसलमेर और बाड़मेर दो जिलों के अंदर पाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है डेजर्ट नेशनल पार्क हमारा, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में उपस्थित है। इसका टोटल जो एरिया की अगर बात करें तो 3162 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है टोटल, जिसमें से 1900 किलोमीटर स्क्वायर तो जैसलमेर के अंदर है और 1200 किलोमीटर स्क्वायर 1262 किलोमीटर स्क्वायर इसका बाड़मेर के अंदर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को, तो इसके पार्ट जो है ये कौन सा नहीं है। तो कोर जोन की बात करें तो ये तो इसका बीच वाला जो पार्ट होता है ये तो होता है इसका कोर जोन। इसके बाद में इसके चारों तरफ का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम बफर जोन, और उसके बाद में जो सबसे बाहर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, या इसी को बोल देते हैं हम मैनिपुलेशन जोन, इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन जोन। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो कोर जोन भी होता है इसमें, मैनिपुलेशन जोन भी होता है, बफर जोन भी होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट जोन का इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ये इथोलॉजी का क्वेश्चन आ गया कि जो कोर्टशिप बिहेवियर होता है, अनुरंजन व्यवहार होता है, उसके लिए कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन कि इट इज नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता। तो ये तो गलत बात है कि ऐसा थोड़ी ना है कि स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होगा, बल्कि ये तो हम सबसे पहली बात ये होती है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक ही होता है। तो आंसर तो हो जाएगा इसका ये। बाकी अगर देखें हम कि मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीसीज मस्ट सिंक्रोनाइज देयर कोर्टशिप सीक्वेंस, तो ये सही बात है। एक फिक्स टाइम पीरियड के ऊपर ही उनका जो कोर्टशिप सीक्वेंस जो है वो उपस्थित होना चाहिए, तभी वो मेल और फीमेल जो है उनके अंदर कोर्टशिप बिहेवियर देखने को मिलेगा। दूसरा कहता है कि इंस्टिंक्टिव होता है, नैसर्गिक होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इंस्टिंक्टिव ही होता है ये। तीसरी बात है कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, तो ये भी सही बात है कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड ही होता है ये सारी चीजें, कोर्टशिप बिहेवियर जो है ये। तो आंसर हो जाएगा हमारा इट इज नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, ये गलत बात है, बल्कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि द स्पेशल न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म दैट रिलीजेस द बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू साइन स्टिमुलस। एक साइन स्टिमुलस जैसे ही कुछ दिखाई देता है उसके रेस्पॉन्स में एक जो न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म रिलीज होती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। इनेट को रिलीज करने की मैकेनिज्म होती है, जैसे ही साइन स्टिमुलस मिलता है वैसे ही ये जो इनेट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। इनमें से कौन से में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, नोस्टोक के अंदर भी सेल वॉल होती है। जो हमारा माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैकेट फंजाई इज इंक्लूडेड इन। तो ब्रैकेट फंजाई को सिंपल सा आंसर है इसका बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर इसको रखा जाता है, बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जांपल है ब्रैकेट फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर्स फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में कौन सी एल्गी जो है उसमें फूड को स्टोर करके रखा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा जो रोडो फाइसी जो होते हैं, जिसको रेड एल्गी कहते हैं। तो रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रेड एल्गी। अब एक मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि रेड एल्गी का कलर जो रेड होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो अगर हम बात करें सिलेजिनेला जो है वो टेरिडोफाइटा ही होता है, ये तो करेक्टली मैच्ड है। फिनेरिया जो है वो मोस ही होता है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। लेमिनेरिया जो है कि ब्राउन एल्गी होता है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। लेकिन जो इक्विस्टिटम होता है वो मोनोकोट नहीं होता है। तो आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा इक्विस्टिटम मोनोकोट, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, कि इनमें नर और मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन किसमें नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। बाकी जो ऑप्शन है मोस, लिवरवर्ट और टेरिडोफाइट, इनके अंदर ये इंडिपेंडेंटली भी अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मसल्स आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर किस तरीके की मसल्स पाई जाती हैं। तो हम जानते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। तो आंसर तो होगा इसका स्मूथ मसल्स। बाकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसके साथ में एसोसिएटेड होती है, और ये वॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करने में काम करती है। जब हम चाहते हैं तब ये काम करती है, उनको कहते हैं स्केलेटल मसल्स। और जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये पाई जाती है हमारे हार्ट के अंदर। इसके अलावा स्मूथ एंड स्ट्रेटेड ऐसी तो कोई मसल्स होती नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेड जो मसल्स होती हैं ये स्केलेटल मसल्स को ही का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका स्मूथ मसल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स हैज लिग्निफाइड सेल वॉल्स, कि किसमें लिग्निफाइड सेल वॉल पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जिसको बोलते हैं स्थूल कोण, इसको बोलते हैं दृढ़ोतक, इसके अंदर ये पाई जाती है लिग्निफाइड सेल वॉल। इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो रखा होता है, लिग्निन, और इसकी वजह से ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम जो है वो किस में पाया जाता है। तो जो डाइकोट स्टेम्स होते हैं उनके अंदर फ्लोएम और जाइलम के बीच में, इस तरीके से अगर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम, तो यहाँ पर कैम्बियम पाया जाता है किसमें, डाइकोट स्टेम के अंदर। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक फ्लावर का एपोकार्पस ओवरी होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ओवरी है वो एपोकार्पस और सिनकार्पस, ये दो तरीके से होती है। ठीक है, तो एपोकार्पस में क्या होता है कि कई सारे कार्पल्स पाए जाते हैं लेकिन वो फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं हम एपोकार्पस। और जो सिनकार्पस है उसके अंदर कई सारे कार्पल्स होते हैं लेकिन वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसको कहते हैं हम सिनकार्पस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्कुटेलम जो है वो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि स्कुटेलम एक कोटालेडोन होता है जो कि ग्रासेस के अंदर पाया जाता है, घासों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा प्रोटीएज हो गया, ठीक है, ऐसे ही लाइपेज हो गया, ठीक है, इसी तरीके से न्यूक्लिएज हो गया, इसी तरीके से हमारा ग्लाइकोसाइडेज हो गया, ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, तो ये सब जो एंजाइम्स हैं ये होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, या जिनको बोलते हैं हम हाइड्रोलेसिस। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं हमारे, तो आंसर आ गया इसका सेकंड ऑप्शन, तो ये पाए जाते हैं हमारे लाइसोसोम के अंदर। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हाइड्रोलाइजेज, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका इसी नंबर क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनका इसी नंबर क्या होता है। अगर आपने एंजाइम्स वाला टॉपिक अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे कि जो हाइड्रोलाइजेज होते हैं इनका इसी नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर जो है वो क्या होता है। हम जानते हैं कि एंजाइम्स 6 प्रकार के होते हैं, तो इन 6 प्रकार में से इन्हीं के आधार पर कोई भी एंजाइम हो उसका इसी नंबर होता है। तो जो हाइड्रोलाइसिस होते हैं इनका इसी नंबर क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का, जैसे मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, इसका एक तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसके अलावा एक छोटा सा इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, 11th से भी आई थिंक पहले ही आ जाता होगा ये वाला तो। और इसमें आपने एक फेमस क्योट जो है ये पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हम ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। और ये जो क्योट है ये दिया था किसने, रुडोल्फ विर्चो ने, और इसने कहा था कि जो सेल्स से ही सेल्स का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में इनमें से क्या एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, प्लास्टिड जो है ये भी पाए जाते हैं, जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है ये भी पाई जाती है, लेकिन जो सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि एनिमल सेल्स के अंदर या जो बाकी सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, जो कि किस में काम में आते हैं, सेल डिवीजन के दौरान काम में आते हैं, सेल डिवीजन के दौरान, तो उसमें काम में आते हैं हमारे सेंट्रियोल्स। तो ये नहीं पाए जाते हैं किसमें, प्लांट सेल्स के अंदर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ। जो हमारा SER होता है ये किस चीज का सिंथेसिस करता है। हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक तो SER और दूसरा होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो हमारा SER होता है ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, लिपिड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर डिवीजन बिकॉज हर एक सेल डिवीजन के बाद में भी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो एक सेल के अंदर सेम ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो फिजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जब सेल डिवीजन कर रही होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो डिवाइड्स बाई फिजन इन टू पार्ट्स। तो दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के किस टाइप में सेंट्रोमियर जो है ये टर्मिनल पोजीशन पे पाया जाता है? तो ये पूछना ये चाह रहा है कि इस तरीके का जो क्रोमोसोम होता है, इस तरीके का, इस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ये है हमारा सेंट्रोमियर, तो इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। तो आंसर हो जाएगा हमारा टीलोसेंट्रिक। और बाकी के जो क्रोमोसोम्स के टाइप होते हैं, इनमें अगर हम बात करें एक्रोसेंट्रिक, तो या फिर सबसे पहले बात करें अगर हम मेटासेंट्रिक की, तो मेटासेंट्रिक का मतलब होता है क्या? इस तरीके से यहाँ पर होता है हमारा सेंट्रोमियर, इसके दोनों तरफ ये P और ये Q, ये दो आर्म होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम मेटासेंट्रिक, जिसमें कि P जो है वो Q से हल्की सी छोटी होती है। इसके बाद में दूसरा जो है वो है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर ये होता है, P जो है ये काफ़ी छोटे होते हैं और Q जो है ये इससे काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसको बोल देते हैं हम सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर बहुत ही छोटे पाए जाते हैं हमारे P आर्म, और जो Q आर्म होते हैं ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़े पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्रोसेंट्रिक। और बच गया कौन सा? टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक का हो गया ये वाला जिसमें कि P आर्म होती ही नहीं है। तो ये हो गए हमारे टर्मिनल सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। इसमें से कौन सा पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज एक मोनोमेरिक कार्बोहाइड्रेट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मोनोमेरिक। फ्रक्टोज का पॉलीमेरिक फ्रक्टोज कौन सा नहीं है? तो फ्रक्टोज हो जाएगा आंसर। और बाकी जो इनुलिन है, काइटिन है, सेल्यूलोज है, ये सब होते हैं हमारे पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ओवरी जो है वो प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस करती है, तो सही बात है। इसके बाद में टेस्टिस जो है वो एंड्रोजन्स को सिंथेसिस करते हैं, तो ये भी सही बात है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो ग्लूकागोन को सिंथेसिस करते हैं, तो ये भी सही बात है कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज के अंदर दो तरीके की अल्फा और बीटा सेल्स पाई जाती है। अल्फा सेल्स जो होती हैं वो तो ग्लूकागोन का सिंथेसिस करती हैं, ग्लूकागोन, और जो बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन का सिंथेसिस करती हैं। ठीक है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर ग्लूकागोन का सिंथेसिस होता है, तो ये सही बात है। इसके बाद एट्रियल वॉल्व ऑफ हार्ट जो है वो सिक्रेटिन का सिंथेसिस करती है, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यही। क्यों? क्योंकि जो एट्रियल वॉल्व ऑफ हार्ट होती है वो करती है ANP, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड का सिंथेसिस करती है, और जो सिक्रेटिन होता है ये सिंथेसिस होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, या फिर ड्यूडेनम जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे सिंथेसिस होता है सिक्रेटिन का। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला कह रहा है कि पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, तो ये सही बात है कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि कोर्टिकोइड्स इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर नोन एज मिनरलोकोर्टिकोइड, तो ये गलत बात है। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व होते हैं कोर्टिकोइड्स, उनको मिनरलोकोर्टिकोइड ना करके उनको हम कहते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। और जो मिनरलोकोर्टिकोइड होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं हमारे, सोडियम और पोटेशियम, इनके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो, तो ये हो गया हमारा आंसर गलत, मतलब कि आंसर यही हो जाएगा नॉट करेक्ट। इसके बाद में कोर्टिसोल प्रोड्यूसेज एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, तो ये सही बात है, कोर्टिसोल जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो है इनको प्रोड्यूस करता है। और जो कैटेकोलोमिन्स होते हैं आर ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स, तो ये सही बात है। जो कैटेकोलोमिन्स जिनको हम एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं, तो ये इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, तो ये सही बात है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो हमारे कैटेकोलोमिन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कह रहे हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये कौन सी सेल्स से रिलीज होते हैं? एक सेल्स है, स्पेसिफिक नेम है उन सेल्स का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पित्तरस में उपस्थित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बाइल जूस, तो ये भी हम
आई थिंक 8वीं 9वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बाइल जूस के अंदर नहीं होते, तो आंसर हो जाएगा ये। बाकी कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड्स और बाइल सैल्ट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे बाइल जूस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन हमारा होता है उसके अंदर जो एयर इंस्पायर और एक्सपायर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट हार्ट साउंड लब हर्ड ड्यूरिंग दी कार्डियक साइकिल थ्रू स्टेथोस्कोप इज एसोसिएटेड विद। तो जो लब आवाज आती है, जो लब हार्ट साउंड होता है पहला, वो किसकी वजह से आता है, तो ये आता है क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बोथ द वाल्व्स। ये दोनों जो वाल्व हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इनके क्लोज होने की वजह से ये लब जो साउंड है ये हमको सुनाई देता है। और यही क्वेश्चन जो है ये इस बार के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि द शिप ऑन विच चार्ल्स डार्विन ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो जिस जहाज के ऊपर चार्ल्स डार्विन ने अपनी समुद्री यात्रा कंप्लीट करी थी उस जहाज का क्या नाम था, उस जहाज का नाम था HMS बीगल। HMS बीगल, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने हमारा जो पूरा पेपर था जिसके 150 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है, इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो कि किसी भी एग्जाम की बायोलॉजी जिसमें भी आती है उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।